अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरे बहस के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे जैसे पनामा केस अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों तरफें खलबली मचती जा रही है। एक तरफ हम लोगों को नवाज शरीफ साहब PMLN आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तमाम काबीना जो है वो परेशान नजर आ रही है कि आखिर होगा क्या। एक दूसरी तरफ रिपोर्ट, JIT रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको नहीं माना जाएगा। तो मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है, उस हवाले से क्या होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब को भी हम देखते हैं कि सियासी तौर पर एक बार फिर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या पनामा केस पाकिस्तान की सियासत के लिए एक संगे मील करार पाएगा? क्या पनामा केस वाकई में पाकिस्तान में सियासत करने के तरीके को बदल देगा? क्या पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर देगा, या ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊँ, मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो खालिद साहब, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, उस तरह से करप्शन से निपटने के भी तरीके अलग अलग आते जा रहे हैं। यानी कुछ लोग चेक्स एंड बैलेंसेस, कुछ ममालिक इतने लगा देते हैं कि करप्शन की गुंजाइश ही ना बचे। दूसरी तरफ अगर करप्शन हो जाती है तो सज़ा इतनी सख्त देते हैं कि जिसने करप्शन की हुई है वो एक इबरत का निशान बन जाए और अगला बंदा कोई करप्शन कर ही ना पाए। पाकिस्तान में ज़रा हिसाब अलग है। यानी हम करप्शन की बुनियाद पे ये नहीं देखते कि किसी सियासी जमात को सियासत से उठाकर पाकिस्तानी अवाम फेंक दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आना, इस पर बड़े लोग सवालात उठा रहे थे कि किसकी इनकरेजमेंट पे ये तमाम काम होना शुरू हुआ। क्या वाकई में करप्शन की बुनियाद पर हुआ, या किसी, वो कहते हैं जिस तरह आप से अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हो रही थी शो से पहले, तो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ तो नहीं? ये लोग बड़े सवाल कर रहे हैं, ज़रा इसको क्लैरिफाई कर दें। आपने दुरुस्त कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया करप्शन के केसेस से कैसे निपटती है। और हाल ही में, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2 दिन पहले ही फ्रांस के सदर सरकोजी को सज़ा हुई, और चंद दिन पहले ब्राज़ील के जो सदर थे, सदर लूला, उनको सज़ा हुई। कुछ महीनों पहले साउथ कोरिया की जो सदर थी, जिनके वालिद ने दरअसल साउथ कोरिया को बनाया, वो साउथ कोरिया के एक लिहाज से कायदे-ए-आज़म कहलाते थे, उनको सज़ा हुई। जो इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, जिन्होंने मेरे ख्याल में इजराइल को इतना मजबूत कर दिया है, पूरी इस्लामी दुनिया को तोड़ दिया है, उनके ऊपर 3 मुकदमे इसको चल रहे हैं। और वो कोई JIT नहीं चला रही, उनके वो शायद महल्ले का SHO है, वो इंक्वायरी कर रहा है। तो देखिए, दुनिया में करप्शन के ऊपर इस वक्त आहिस्ते आहिस्ते बड़ा सख्त रवैया हो रहा है, क्योंकि उसकी बुनियाद ये है कि दुनिया कहती है कि जिस मुल्क में करप्शन होगी उसमें आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ताकतवर होता जाएगा। पाकिस्तान में उर्फ़ आम ये कहा जाता है कि चूँकि एक आदमी मुंतखब है, उसको आवाम के वोटों की हिमायत हासिल है, लिहाजा वो करप्शन करे, किसी आदमी को गाड़ी के नीचे मारे, उसके बेटे 40-40 गाड़ियाँ लेके फिरें, ये सब कुछ जायज़ है क्योंकि उसके पास वोटों की ताकत है। अच्छा, अब दूसरी बात है, उर्फ़ आम पाकिस्तान में ये हर बात के पीछे हम कहते हैं खुफिया हाथ तलाश करो। यकीनन बहुत सारी चीज़ों के पीछे खुफिया हाथ होता है, लेकिन ये जो पनामा केस है, ये दुनिया में कहीं ज़ाहिर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो हमने फ़ैसला दिया है, उन्होंने कुछ फ़ैसला 2 जजेस का था, बाकी उन्होंने कहा कि हम और चीज़ों की तहकीक चाहते हैं। उन्होंने एक JIT नामज़द की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों से लोग लिए। एक यकीनन अमूमी तौर पर JIT में इस किस्म के मामलों में फ़ौजी नुमाइंदे नहीं होते, लेकिन उनको एहसास था कि हमारे मुल्क के इदारे बड़े कमज़ोर हैं। उन्होंने उसको मजबूत करने के लिए MI और ISI के नुमाइंदे डाले। तो इसमें खुफिया हाथ किसका आ गया? ये एक अदालती कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, ये कोई सियासी कार्रवाई नहीं है, ये कोई खुफिया इदारों की कार्रवाई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से यही कहा जाएगा जब ये पनामा केस की हेयरिंग शुरू होगी कि जनाब, ये दरअसल कारिस्तानी है, खुफिया हाथों की, और ये उसका रिश्तेदार है। एक ये कानूनी मसला है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इसको लिया गया है, और JIT ने एक कानूनी हिदायत के नीचे अपना काम किया है। हमें इसको इसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। इसमें हमें खामखा कोई जिसे कहते हैं बगावत की, कंस्पिरेसी की और खुफिया हाथ तलाश करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। सही
अच्छा, लेकिन वही खालिद साहब बात आती है कि अब उसके बाद फिर होगा क्या? यानी ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गई बात, अब मंडे को इसका फैसला, इसकी समाअत होगी। अब समाअत में होगा क्या? जो रिपोर्ट फाइनल थी वो पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद बड़े मसले मसाइल सामने आने लग गए खालिद साहब, स्पेशली अगर बात कीजिए PMLN के लिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें, फिर चौधरी निसार साहब की गैर मौजूदगी, उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है पीछे ऐसी के जिसकी वजह से चौधरी निसार साहब भी नहीं आ रहे सामने, कोई पर्सनल रीजंस बता देते हैं कि जी पर्सनल रीजंस हैं। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कास हैं या इस बात का इंदिया दे रही हैं कि कोई ना कोई चीज़ PMLN के लिए गड़बड़ होने वाली है? ये आपने ये पहला सवाल किया कि अब होगा क्या। सोमवार को जब अदालत में ये केस पेश होगा तो अदालत इसको कानूनी तरीके से डील करेगी। देखिए, अदालत ने जितनी पहले शहादतें आई थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने सवाल मुंतखब किए, उन्होंने GIT बनाई, उसे कहा जनाब आप काम शुरू करें। GIT ने एक बड़ी तफसील में रिपोर्ट पेश की है। मैंने तमाम रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो TV पे आती है वो मैंने पढ़ी है। लोग कहते हैं कि GIT ने बड़ी मेहनत से काम किया, वो लंदन गए, वर्जिन आइलैंड गए, दुबई गए, उन्होंने दुनिया की जो इन तमाम मुल्कों की जो सरकारी इदारे हैं जो तहकीकात के ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनसे बेशुमार चीज़ों के बारे में रिपोर्ट ली। यानी उन्होंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं की, उन्होंने तमाम मौज़ूआत पर वहाँ के सरकारी अदारों से मुसद्दका रिपोर्ट ली, उसको उन्होंने इस रिपोर्ट में लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। यकीनन जो PMLN या नवाज शरीफ साहब और उनके जो दोस्त जो इस केस में मुलव्वस है, उन्होंने एक बहुत बड़ी वकला की टीम तैयार की है और वो इस रिपोर्ट के बारे में अपने एतराज़ात जमा कराएंगे जो उनका कानूनी हक़ है। उसके बाद अदालत उन एतराज़ात को सुनेगी। मुझे ये बताया गया है कि यूँ नहीं होगा कि GIT के लोगों को बुलाकर उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अदालत जो है वो GIT रिपोर्ट जो है उसको सामने रखेगी, जो नवाज शरीफ साहब के वकला हैं उनके एतराज़ात को सामने रखेगी। शायद चंद हफ्तों में, कई लोग कहते हैं 1 या 2 महीनों तक ये बातचीत चलेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगा। तो मेरे ख़्याल में इसकी एक जो समझ लें इसकी टाइम लाइन और इसका तरीक़ाकार तो बड़ा वाज़ेह है और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मसले को वो संभालेगी। अब हम बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा, किस किस्म का फ़ैसला होगा। देखें, जब ये 40-45 दिन या 60 दिन केस चलता रहा तो डिफेंस ने तमाम आर्गूमेंट अपने दिए, तमाम कागजात दिए। अच्छा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, याद रखिएगा उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन भी डिफेंस की हिमायत में नहीं लिखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये स्टील मिल वाला काम तो ठीक है, फ्लैट वाला काम ठीक नहीं है। उन्होंने तमाम जो केस के तमाम हिस्सों को पर एतराज़ उठाया, उसके ऊपर सवाल बनाए और GIT को दे दिया। अब इतना जब पहले इतने कागज डिफेंस ने दिए, बारे में जरा बात करेंगे खालिद साहब, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद इन जरा सवालों के ऊपर भी सवाल कि आखिर ये जो सवाल उठाए गए थे इनसे क्या बनने वाला है, क्या कुछ आपको लगता है कि GIT की इस रिपोर्ट से कुछ गड़बड़ है या फिर ऑल इज़ वेल वाला नारा लगाया जाएगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पैनमा केस के हवाले से बात कर रहे हैं तो खालिद साहब वही बात आती है कि PMLN इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जो इनके खिलाफ होता है, जो इनकी विल और विश के बरक्स होता है, तो फिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, ऑप्शंस क्या होंगी PMLN के पास? क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की, जिस तरह मैंने बिगिनिंग के अंदर बात की कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें आ रही हैं और वो खोसा साहब जो PMLN के पहले ही नाराज थे, वो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक तो पहले ही बन चुका था। तो आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन रह जाएंगे? देखिए, ये तो हम बाद में करेंगे कि क्या PML के अंदर इस केस की वजह से कुछ दरारें पड़ रही हैं। लेकिन पहली बात जो आपने की
वो ये है कि PMLN इस केस को कैसे हैंडल करेगी। अंग्रेज़ी में कहते हैं बाज़ दफ़े कि किल द मैसेंजर। तो मेरे ख़्याल में PMLN इस केस के ऊपर यही फ़िलासफ़ी करेगी कि वो सबसे पहले तो JIT के ऊपर एतराज़ात उठाएंगे, और उन्होंने पहले ही उठा दिए हैं। बल्कि मैं एक स्टेप पीछे जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ पर बहस करेंगे कि ये किस्सा उठाया किसने है। फ़िलहाल तो वो दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में आखिर में हर बात इस्टेब्लिशमेंट पे आती है। तो पहली बात तो ये है कि PMLN ये सारा बोझ डालेगी इस्टेब्लिशमेंट पर, इशारों में वो फ़ौज के ऊपर ये बोझ डालेगी। जावेद हाशमी साहब ने कल खुल के कहा। इसके बाद फिर वो JIT पे एतराज़ात करेंगे कि JIT में लोग जो हैं वो मशकूक थे, इनका ताल्लुक़ किसी आदमी के साथ था, ये हमारे पहले ख़िलाफ़ थे। तीसरा, वो JIT का जो पूरा मैकेनिज़्म है उस पर एतराज़ात करेंगे कि जनाब नहीं, इन्होंने गलत आदमियों से बात की, कागज़ ये गलत लाए। हालांकि JIT ने तमाम जो काम किया वो एक सरकारी नुक्ता नज़र से किया, वो हुकूमत की इजाज़त से किया। वो जो वर्जिन आइलैंड, इंग्लैंड, लंदन और दुबई की हुकूमतें हैं, उनके इदारों से उन्होंने सारी चीज़ें तस्दीक की। इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात किया जाएगा कि ये कागज़ ठीक नहीं है, तो ये हमारा ये कागज़ नहीं देखा गया। खालिद साहब, वो एक लेटर लिखा गया था जिसके अंदर था कि वज़ीर आज़म साहब बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि मामले के घड़मस जिसे कहते हैं कि मामले को ख़राब किया जाए, तो PMLN और उनके वकला की कोशिश यही होगी कि मामले को ख़राब किया जाए, गड़बड़ फैलाई जाए। अच्छा, और अवाम में वो अवाम को उभारने की कोशिश करेंगे। गो कि ये मैं समझता हूँ अवामी मसला नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम करप्शन के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। अवाम तो ना अपोजिशन, ना इमरान खान साहब उनको गलियों में ला सकते हैं, ना हुकूमत ला सकती है। लेकिन हुकूमत अपने हलीफ जो पार्टियाँ हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, अचकज़ई साहब की पार्टी है, ANP है, इनको अपने साथ मिलाकर एक, और पार्लियामेंट को अपने साथ मिलाकर एक सियासी फ्रंट पेश करेगी। अदालत को मुसलसल ये कहेगी जनाब अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हुआ, CPEC डूब जाएगा, डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा, स्टॉक मार्केट और 2000 पॉइंट नीचे जाएगी। PMLN इस केस को कानूनी से ज़्यादा अवामी और एक साइकोलॉजिकल केस बयान बना कर लड़ेगी। और मैं इससे एतराज़ नहीं कर रहा, सारी दुनिया में जब केसेस होते हैं तो जजेस के ज़हन पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। तो PMLN इस केस को एक क्या कहें, प्रोपेगेंडा केस, साइकोलॉजिकल केस, पॉलिटिकल केस बनाएगी। और पहले से शुरू हो गया है। देखिए, चंद एक बग़ैर नाम लिए मैं कहूँगा, चंद एक आपके मीडिया के इदारे जो हैं वो खुलकर गवर्नमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं। आज मैं सुन रहा था कि कई टेलीविज़न के प्रोग्राम कि नहीं जनाब, आपने वर्जिन आइलैंड में जो उनके अटॉर्नी जनरल से ख़त लिया, वो अटॉर्नी जनरल से क्यों लिया? वो आपको उनकी जो क्या उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, या जो स्टॉक एक्सचेंज को ओवरसी करती है, हिजाज़ी साहब जो उसके चेयरमैन थे, देखें एकदम मुझे नाम, उनसे लेना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश करके मेरे ख़्याल में, और अब सामने आ रहा है कि अरबों रुपए का ये जो है एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। तो ये गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि इस मामले को इसमें घड़मस डाला जाए, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कन्फ्यूजन डाला जाए। लेकिन याद रखिएगा कि पहले जितने गवर्नमेंट ने जवाबात देने थे वो कागजात में दे चुके हैं। अब जो JIT ने उन तमाम 13 सवालों का जवाब दिया है, उन्होंने साबित किया है कि तमाम जो डिफेंस के गवाह थे उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने साबित किया है कि डॉक्यूमेंट गलत थे। उन्होंने साबित किया है कि जो इनके एसेट्स हैं वो इनकी आमदनी से ज़्यादा हैं। और दूसरे, उन्होंने ऑफिशियल गवाहियाँ भरी हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सब गवाहियाँ पहले आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला दिया था। अब जब इतनी गवाहियाँ और आएंगी तो फिर और क्या गुंजाइश रह जाएगी? बेशक हुकूमत जो है इसके ऊपर एतराज़ करे कि JIT में से चंद लोग हमारे खिलाफ थे, फ़लाँ मुल्क से जो कागज़ दिया गया वो फ़लाँ इदारे से लेना चाहिए था। गवर्नमेंट अपना क्या सबूत पेश करेगी? गवर्नमेंट कौन सा मुसद्दका कागज़ पेश करेगी? तो मुझे यूँ लगता है कि मुकदमा शुरू होगा, शोर मचेगा, लेकिन फ़ैसला तो अदालत ने करना है। जो हालात हैं उनके तहत मुझे यूँ लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन का कह लें, जो मुकदमा PMLN के लीडरान के ख़िलाफ़ है, वो एक मजबूत मुकदमा है
और वो हुकूमत उसको जैसे गली मोहल्ले में उछाले, साइकोलॉजिकली उछाले, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, उस मुकदमे की बुनियाद को यानी अवामी प्रोपेगेंडा काम नहीं करेगा। अच्छा खालिद साहब, ज़रा इस तरफ आते हैं कि जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें, ये जमहूरियत वो कुछ इस तरह की एग्जांपल्स भी दी गई कि ये जमहूरियत का ऑयल टैंकर जो है उलट गया है। अब जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं, इससे जो भी पेट्रोल लूटने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़रा बच के रहें, कहीं चिंगारी ना लग जाए। इस तरह की एग्जांपल्स भी दी जा रही हैं। आबिद शेर अली साहब ने भी ये ट्वीट किया। अब ये बताइएगा कि जमहूरियत तो एक सिस्टम का नाम है, जमहूरियत तो एक तरीकाकार का नाम है। ये क्या इससे कंपेयर किया जा सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्सनालिटी को और उसके ख़ानदान को बचाने की कोशिश करे? क्या जमहूरियत इस चीज़ का नाम है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। सी पैक लोग ये गवर्नमेंट कह रही है सी पैक तबाह हो जाएगा। कल परसों जनरल बाजवा ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है कि अफवाज पाकिस्तान सी पैक की कामयाबी की ज़मानत देती है। टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग हार जाएंगे। फ़ौज ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ इतनी मजबूत जंग लड़ी है, अगर उसमें कोई कमज़ोरी है तो फाटा में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाया, आपने कराची में MQM के साथ फाइनल नेगोशिएट नहीं किया, आपने बलूचिस्तान में अभी तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जो करनी चाहिए थी। रह की जमहूरियत को डीरेल करने की बात, देखिए पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग एन हो, JUIF हो, ANP हो, ये तकरीबन 60 साल से एक ही ख़ानदान हुकूमत कर रहा है। और अगर आप इतनी देर से हुकूमत कर रहे हैं और आप मजबूत हुकूमत कर रहे थे, तो इदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि 2 आदमी निकल जाएं, हुकूमत चलती रहे। क्या हम इतना कमज़ोर मुल्क हैं कि 3 आदमियों के हटने से हमारे हवास बाख्ता हो जाएंगे और हमारे फ़ैसले की सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी? मैं समझता हूँ ये जमहूरियत को, ये नाकाम जमहूरियत है जिसमें हम इदारों को मजबूत नहीं करते। ये नाकाम जमहूरियत है जिसमें हम दूसरी लाइन की लीडरशिप को तैयार नहीं करते। ये एक नाकाम जमहूरियत है जिसमें फ़ैसले सिर्फ चंद लोग करते हैं। देखिए पाकिस्तान में, दुनिया में कैमरॉन ने ब्रेक्सिट के ऊपर वोट किया, वोट खिलाफ आया, उसी शाम उसने अपना फ्रिज और AC उठाया, अपनी ट्रॉली पे उठाते हुए उसने डाउनिंग स्ट्रीट 10 छोड़ दी। बरतानिया में ब्रेक्सिट के ऊपर वही काम चल रहा है, वही आदमी घबरा नहीं रहा, सिवाय एंजेला मर्केल के। और वो इसलिए 12-14 साल गुजारे हैं। वो एक फ़्लैट में रहती है, उसका मियाँ को खुद ऑमलेट बना के देती है, उसका कोई आदमी उसके ऊपर एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो ये किस किस्म की हम जमहूरियत का दिफा कर रहे हैं जिसमें आवाम की शिरकत ना हो, बुनियादी आवाम को सहूलतें ना मिलें, जिसमें एक ख़ानदानों के इर्द गिर्द सारी ताकत का इर्तिकाज़ हो? तो ये जैसे मैंने कहा कि ये किल द मैसेंजर, ये एक डराने वाली सियासत है कि आपने मुझे हाथ लगाया तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, सी पैक ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका हमें छोड़ जाएगा, सऊदी अरेबिया हमें छोड़ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे बैठ जाएगा। आप क्या देखते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? 40 साल -1 वाली चीज़ आ जाए सामने? नहीं देखिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? यानी ये जो बातें कर रहे हैं जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, जमहूरियत को मसला पड़ जाएगा, इदारों के अंदर करप्शन की अगर बात करने लग गए तो तमाम के तमाम इदारे काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो, हाँ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो शायद, मैं उस फैसले को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो हो सकता है एक फ़र्द और बाकियों के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात हो। PMLN एक मजबूत पार्टी है, पिछले 40 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। आराम से सेकंड लीडरशिप को जगह दें, जो नया वज़ीर आज़म है उसको मुंतखब करें, हुकूमत चलाएं, अगले साल तक बिजली पूरी हो जाएगी। मसला क्या है? ये क्यों कहा जा रहा है कि पूरा मुल्क चंद शख्सियात में मुनसर है? MQM भी यही कहती थी कि हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। बाकी पार्टियां भी यही कह रही हैं, और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी भी मजबूत नहीं होगी। तो ये कहना कि अगर हमारे PMLN के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो मुल्क में जमहूरियत डीरेल होगी, हाँ मैं समझता हूँ अगर आपने फ़ैसले के ऊपर ज़िद की, आपने मुसलसल कानूनी कार्रवाइयों को रद्द किया, आपने इंतशार फैलाने की कोशिश की,
तो फिर कई लोग कह रहे हैं कि आप ख़ुद चाहते हैं कि जमहूरियत डीरेल हो ताकि आपको छोड़ने का जवाज़ बने, वरना PMLN के पास, मैं नहीं कहता कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा माशरे में शोर इंतशार है तो PMLN कह सकती है कि जनाब हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, फ़िलहाल हम अपने लीडरशिप को इससे अलहदा करते हैं या बाद में अलहदा हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि एक शख्स या चंद अफराद के जाने से इतना बड़ा मजबूत मुल्क जो है वो गिर जाएगा। हमें बल्कि इस किस्म की जो आर्गूमेंट, इस किस्म की जो बहस है उस पर एतराज़ करना चाहिए कि ये एक इतने बड़े और मजबूत मुल्क के जो मुकाम है उसकी नफ़ी है। हम इस काबिल हैं कि इस मुल्क को मुश्किलात में खालिद साहब अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हाँ, ये नफ़ी है इस चीज़ पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो थोड़ा बहुत नफ़ी ज़रूर हो। ठीक है खालिद साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। अब बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी डीरेल हो जाएगी तो डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा मजबूत क्यों नहीं किया गया कि अगर एक दो शख्सियात जो है वो साइड पर हो जाएं और उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी चलती रहे। लेकिन क्या PMLN के पास नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और अवाम क्या कहेंगे। अब ये तो रद्द-ए-अमल हम लोगों को सामने आ रहा है, वफाकी काबीना का सामने आ रहा है, ऑपोजिशन का सामने आ रहा है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ज़रा उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यार कभी किसी ने पीपल यानी अवाम का सोचा भी है? हर कोई ये बात कर रहा है कि अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, हर कोई ये बात कर रहा है कि हुकूमती जमात का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वज़रा का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वफाकी काबीना का, MPs, MNAs। कभी किसी ने सोचा है कि अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा? खालिद साहब, अवाम क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल शो करेंगे या वो अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे कि हम लोगों को अपने पेट जो है वो उसको पालना है, बच्चों को पालना है, अपने मसले मसाइल में घिरे रहेंगे? या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाएगा, चाहे वो इलेक्शन के ज़रिए हो या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़रिए हो? देखिए, जहाँ तक तो अपोजिशन का ताल्लुक़ है, अपोजिशन जमातें तो मिलकर चाहती हैं कि इस केस का फ़ैसला हो और जल्दी इलेक्शन हो। और मैं समझता हूँ कि जल्दी इलेक्शन वाली उनकी तवक्कुआत शायद इतनी रियलिस्टिक नहीं है। जहाँ तक अवाम की बात है, पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। वो अपने ज़िंदा रहने के जो जस्तजू है वो सारा दिन उसमें उलझा हुआ है। शाम को ये TV प्रोग्राम देखकर थोड़ा सा वो पंजाबी में जैसे कहते हैं मज़े ले लेता है, चस्का ले लेता है। अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर आकर ख़ास तौर पे करप्शन के मसले पर जज्बाती नहीं हो सकते, क्योंकि करप्शन के मसले उन्होंने खुद भी वो और उन्होंने देखा उनके चारों तरफ इतनी करप्शन है, उनको ये चीज़ कोई इतनी अजीब नहीं लगती है। ये बड़ी एक हार्ड फैक्ट है, लेकिन है ये बात दुरुस्त। रह गई सियासी लोग किधर जाएंगे। पाकिस्तान के सियासी लोग भी बड़े अमली लोग हैं, वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं जीतने वाली पार्टी है। मैंने खुद 2002 में इस प्रोसेस को देखा है, 2008 में भी देखा है। इस वक्त तो पार्टियां अपनी अपनी जगह खड़ी रहेंगी। पार्टियों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को यकीन हो गया पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पंजाब में कमज़ोर है, वो बड़े आराम से PTI के पास आ गई। शायद उनको PMLN ने नहीं लिया। अब PMLN के लोग अभी नहीं हिलेंगे, लेकिन जब जैसे केस आगे चलेगा और केस के बारे में लोगों की अदालत की जो सोच है वो सामने आएगी, और अगर कोई अवामी रद्द-ए-अमल हुआ जिसका कम तवक्को है, फिर आप देखेंगे कि ये सियासी जोड़ तोड़ होगा। फ़िलहाल मैं समझता हूँ, बावजूद इसके कि लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, PMLN का जो अपना सियासी मरकज़ है मैं उसको मुस्तहकम देख रहा हूँ। और शायद वो चाहते भी हैं कि PMLN जो है वो डिफाइंस करे, एक लड़ाई के मूड में आए। लेकिन जब लड़ाई का नतीजा उनके ख़िलाफ़ आना नज़र होगा, फिर क्या ये लोग साथ रहेंगे? मेरे ख्याल में नहीं। जो जहाँ तक सेंटर लाहौर इस्लामाबाद के लोग नज़रियाती तौर पर पार्टी लीडरशिप के साथ होते हैं, जो मज़ाफ़ात के लोग हैं, कसूर का आदमी है, राजनपुर का आदमी है, उसको कोई इतनी ज़्यादा
पार्टी की लीडरशिप अकीदत नहीं है, वो देखता ये है कि उसके मुकामी मसाइल किस पार्टी से हल होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा। आज मेरे ख़्याल में ये कह देना कि किस तरफ ऊँट करवट बैठेगा, फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि PMLN के अंदर कोई तोड़ फोड़ होगी। लेकिन जो जैसे जैसे अदालत में बहस होगी, अदालत का फ़ैसला जब आएगा, फिर हतमी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ज़्यादा नया सियासी नक्शा बैठेगा। क्योंकि अपोजिशन ने अर्ली इलेक्शन के नाम पर और आवाम को स्ट्रीट के लाने के नाम पर बहुत दावे किए हैं। थोड़ा बहुत रिएक्शन हो भी सकता है। PTI ने हमेशा साबित किया है तो एक मुकाम पर लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन क्या इस इशू पर पूरे मुल्क को वो जो है वो स्टैंड स्टिल कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो। अच्छा खालिद साहब, क्विकली उसके बाद मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाना है। ये PMLN के बारे में अक्सर लोग कहा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया तो फिर पीछे बचेगा क्या? तो आपको वाकई में लगता है कि PMLN के पास फिर नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? ठीक है, मरीम नवाज साहिबा को तैयार किया जा रहा है, वो सामने लेकर आया जा रहा है। उन्होंने JIT की पेशी के बाद जिस तरीके से बात की, उससे पता चल रहा था कि उनको जिस तरीके से तैयार किया गया। या शहबाज शरीफ साहब भी हैं, चौधरी निसार साहब, क्या कोई ऑप्शन नहीं है PMLN में सिवाय नवाज शरीफ साहब के? देखिए, बदकिस्मती है। आप देखें, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म आए, वो एक सोच के साथ आए। हालांकि वो सारी सोच मनफी है। वो शिद्दत पसंदी को लेकर, एक हिंदू मकसदियत को लेकर, एक हिंदू नेशनलिज्म को चलाते हुए हुकूमत चलाना चाहते हैं। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, पर एक सोच है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सियासत है वो बग़ैर, इट इज़ ए नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है पावर की, और इसमें आवाम का और सेंटर से दूर लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। ये सारी पार्टियां जो हैं, सवाए जमात इस्लामी की और थोड़ा बहुत PTI के आप कह लें, इन तमाम पार्टियों में जो एक मुस्तकिल रहने वाली लीडरशिप है उसका गलबा है। आप ANP ले लें, आप पीपल्स पार्टी ले लें, आप PMLN ले लें, ये लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। और ना ही इसमें ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आम आदमी की भलाई की बात हो। बर्नी सैंडर के बारे में कहते हैं अमेरिका में, वो आ गया तो वो गरीबों के बारे में काम करेगा। ये पाकिस्तान में ये ऐसी सियासत नहीं है। पाकिस्तान में नुमाइशी सियासत है, लोगों को उभारने वाली सियासत है। इसलिए अगर PMLN में एक दो आदमी जाते हैं और वो ख़ुद फैसला करते हैं कि मुतबादल लीडरशिप आ सकती है और ये उनका वॉलंटरी फैसला हो, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो मजबूरन करें, लेकिन अगर ऐसा करना पड़ जाता है तो इससे जमहूरियत बिल्कुल पटड़ी से नहीं उतरेगी। बल्कि तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये वक्त में फ़ैसला हो गया तो शायद PMLN की हुकूमत भी कायम रहे। लेकिन अगर ये फ़ैसला देर से होता है और अदालत का फ़ैसला बिल्कुल मनफी आता है, तो फिर ये दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि फिर वही MNA MPA कहेगा जनाब मैं देखता हूँ मेरा फ़ायदा कहाँ से होगा। तो ये बड़ा कुछ डिपेंड करेगा कि अदालत का फ़ैसला कितनी जल्दी आता है, उसमें कितना मनफी है। अगर पूरी उन्होंने क्लीन चिट दे दी PMLN को, इसकी मैं तवक्को नहीं करता, PMLN बड़ी मजबूत हो जाएगी। और अगर उन्होंने समेत नवाज शरीफ बाकियों के ख़िलाफ़ हुक्म दिया, PMLN जो है वो फिर उसके ऊपर बड़े इतराज़ात शुरू हो जाएंगे। फिर ये भी देखें ना कि क्या इस केस के बाद मामले खड़े हो जाएंगे। अगर अदालत ने ये देखा, अदालत के ऊपर भी एक बोझ है। अदालत तारीख़ में गिना जाएगा कि ये एक मौका आया था पाकिस्तान के पास, अगर ये मौके को हमने गंवा दिया तो फिर आप याद रखिएगा पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ इसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठेगी। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा ये पढ़ाया जाएगा कि इस मुल्क में ताकत और पैसा आप ले लें, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ शायद अदालत के भी जहन में हो कि ना सिर्फ हम इस केस के ऊपर फ़ैसला दें, हम ऐसा फ़ैसला दें कि पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमात हैं, ANP के लीडर्स के ऊपर बड़े मुकदमात हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि जमहूरियत को रोक कर आप अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दें, लेकिन ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़
एक सख्त मुहिम चलाई जाए और अदालत ऐसे फ़ैसले दे जिसमें नैब हो, SCCP हो, FIA हो, इन लोगों को हिम्मत पड़े कि वो दुरुस्त फ़ैसले कर सकें। देखिए मैं समझता हूँ, मुझे नहीं मालूम JIT में जो साहब लोग हैं, शायद कहीं दूर से एक आधे का नाम मुझे लगता है मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है। लेकिन आज उनके घर वाले कह रहे होंगे, जो भी उनका नाम है, कि क्या आपने ये बात ठीक की है? कल को उनके ख़िलाफ़ कोई ज़ाती तौर पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मौका है कि अदालत ऐसा फ़ैसला दे जिससे लोगों को पाकिस्तान में एक ऐसे माशरे की उम्मीद हो जिस माशरे में कम से कम करप्शन ख़त्म नहीं हुई तो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब देखें, अल्लाह करे कि बेहतर नतीजा निकले। ठीक है, इतना ज़रूर है कि JIT के जितने भी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के बाद फिर जो खलबली मची सियासी तौर पर, ऐसे में क्या पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी? हर बच्चे के मुंह पे यही सवाल है। और सियासत तब्दील हो ना हो, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो करप्शन की बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम ने किसी को इलेक्शन से बाहर उठाकर नहीं फेंका। लेकिन इतना ज़रूर है कि माजी के कंपैरिजन में आज शऊर में इजाफा भी डेफिनेटली देखा जा रहा है। तो ऐसा है कि PMLN के अंदर तोड़फोड़ के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर तो फैसला उनकी फेवर में आ जाता है तो मजबूती के आसार नज़र आएंगे, अगर फैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर आगे फ्यूचर में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबसे पहले लोगों का फ्यूचर, यानी वो इदारे जिन्होंने अवाम के हुकूक़ के लिए खड़ा होना था, अफसोस की बात यह है कि उनको ये बातें सुननी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से कि वो इदारों का मकसद या इदारे फौत हो चुके हैं। अब इस तरह की बात सुननी पड़े और फिर ये अंदेशा भी जाहिर करें लोग कि अगर किसी शख्स ने किसी की इन्वेस्टिगेशन की और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रद्द-ए-अमल आएगा और ख़राब रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम को, इदारों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी बात करें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं। मुआशी तौर पर जो मुल्क आगे हो वो किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क से कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकता है, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है और फिर झुकने की ज़रूरत नहीं है। इसहाक डार साहब ने, हमारे जो गवर्नमेंट है, उसने ये कहा कि 2018 के अंदर कशकोल तोड़ दिया जाएगा। इस कशकोल की तो बात करेंगे IMF के हवाले से, लेकिन उससे पहले ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी की बात करते हैं। खालिद साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि LNG बेस्ड पावर प्रोडक्शन में, यानी बिजली बनाने में LNG के ज़रिए पाकिस्तान एक लीड प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। अब ये फ़ख्र वाली बात है या नहीं है? LNG एक ऐसा ज़ख़ीरा जो कि ख़त्म हो सकता है और पावर के हवाले से हाइडल पावर की तरफ भी हमारा काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है जिसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। क्या कॉमेंट है आपके? मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क ने बड़ी दुरुस्त, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी है, बड़ी दुरुस्त उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त LNG के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के लीड मुल्कों में से। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद 5 मिलियन टन से बढ़कर अब ये LNG की पाकिस्तान में दरामद 30 मिलियन टन हो गई है। 2 हमारे LNG के टर्मिनल बन चुके हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बनने को तैयार है। ये सारी LNG हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए। कहा जा रहा है कि अब इसकी मदद से छोटे पावर जनरेशन प्लांट लग सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि जनाब हम आपको 300 मिलियन डॉलर दे रहे हैं ताकि जो आपके ऊपर 400 मिलियन रुपए का सर्कुलर डेट है बिजली का, इसको तो दूर करें। और उसके ऊपर हुकूमत ने कहा है हम सरचार्ज लगाएंगे, हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे जो अभी तक नहीं हो सका। और फिर उसके ऊपर IMF ने आज बड़ी एक वार्निंग दी है कि जनाब आपका कर्जा बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, आप जो है टैक्सेस अपने बढ़ा नहीं रहे, डॉलर आपका और गिरना चाहिए और आने वाले दिनों में आपको कर्जा अदा करने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये वक्त है हम पाकिस्तान में लोगों से टैक्स लें और ख़ास तौर पर अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और अपनी ज़राअत को मजबूत करें
मैं समझता हूँ इस मामले में हमारी पिछले 8 साल जो है इक़्तिसादी इकनॉमिक प्रोग्रेस जो है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है और सेक्टर्स में, लेकिन वहाँ पर ये बड़े ख़तरात के निशान हैं और इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान की तरक्की रुकेगी और हमारा डेट रीपेमेंट जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। हम फिर आईएमएफ के पास जाएंगे और वो फिर हमसे अपनी सियासी शर्तें बनवाएंगे। तो इस तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा खालिद साहब, ये आईएमएफ की समझ नहीं आई, एकदम से पहले बड़ा ऑल इज़ गुड की रिपोर्ट आती रही, सब ठीक है, सब अच्छा है की रिपोर्ट आती रही, अब उसके बाद पिछली रिपोर्ट के अंदर कुछ थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया, अब इस रिपोर्ट के अंदर 5 ऐसे रेड अलर्ट्स दे दिए या वो चीज़ें बता दी, 5 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी को मसला हो सकता है। ये ऑल ऑफ अ सडन आईएमएफ के रवैये में तब्दीली। आपने दुरुस्त कहा, ये जितनी भी ये देखिए, ये सारा निज़ाम जो दुनिया का बना था वो दूसरी जंग अजीम के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नेटो, बाद में सीटो सेंटो मंत्री, ये सारा निज़ाम जो बना था ये मगरब ने अपने कब्ज़े को मुस्तकिल बुनियाद पर कायम रखने के लिए किया था, जिसको रशिया ने चैलेंज किया, वो नाकाम हो गए। अब चाइना इसको ये जो है वन बेल्ट वन रोड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन तमाम मामलात में चाइना एक मुतबादल निज़ाम के तौर पर उभर रहा है। तो देखें, ये देर आर नो फ्री लंचेस। आप किसी से पैसा मांगेंगे तो मोहल्ले में भी किसी से पैसा मांगते हैं तो वो फिर सूद लेने वाला आपसे बड़ा कुछ लिखाता है। तो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा होने का, इसीलिए करप्शन को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों से टैक्स ले सकें, उनको यकीन दिलाएं उनका पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है और उससे हुकूमत के हाथ मजबूत होंगे। आपने ठीक कहा, आईएमएफ इशारा तो करती रही है, लेकिन जैसे उनको नज़र आएगा कि पाकिस्तान उनकी बात नहीं मान रहा, अफ़गानिस्तान में बात मनवानी है अमेरिका ने, तो वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू दबाव डलवाते हैं। तो ये नई बात उन्होंने नहीं की, वो इशारा देते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा इस दफ़ा जो रिपोर्ट दी है उनमें इन तमाम चीज़ों की तरफ बहुत खुल के इशारा किया है, जिसमें आपका टैक्सेशन का निज़ाम है, डॉलर वैल्यू है, डेट है, डेट रीपेमेंट है, डेफिसिट बढ़ता हुआ है, इसकी तरफ उन्होंने सख्त इशारे किए। सही है, और एक इशारा इस तरफ भी किया है खालिद साहब के दहशतगर्दी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बड़ा मसला हो सकती है। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, हम लोग इस दहशतगर्दी से निबर्त आज़मा भी हो रहे हैं, लेकिन अब एक और थ्रेट आ गई है। वो खालिद साहब, इराक में आईसिस को जो है वो शिकस्त दे दी गई है, वो फ्री करा लिया गया। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमारी उम्मीद है कि वो उससे आराम से इस मुश्किल मरहले से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आईएस जो है वो पॉप अप करने लग गई है, और ज़्यादा, उस तरीके से नहीं जिस तरह पहले करती थी, उससे भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को इस चैलेंज से निमटने के लिए कि अभी से तैयार नहीं हो जाना चाहिए? हमारी बहुत सारी एजुकेटेड यूथ जो है वो उसको टेररिज्म के हवाले से हमने देखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाए गए। तो ऐसे में आईएस अगर अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा पनपे तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपने दुरुस्त कहा, मगरब ये समझता है कि उसने आईसिस को इराक में और सीरिया में तो अभी खैर मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई, लेकिन इराक में शिकस्त हो गई है। लेकिन वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि जनाब ये बड़े शहर ले लिए हैं, तो उनका नज़रिया वो कायम है। जब तक आप माशरे में अरब दुनिया में आप ये सेक्टेरियन डिवाइड ख़त्म नहीं करते तो दहशतगर्दी तो कायम रहेगी। और जब उनको वहाँ पर यानी दाइश को इराक में शिकस्त होगी, वो अगली कमज़ोर जगह कौन सी है, वो अफ़गानिस्तान आएंगे, और वहाँ पे पहले ही वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। गो कि हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी से बड़ी अच्छी तरह निपटे हैं, लेकिन हमने नज़रियाती तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हमने अपनी मसाजिद मदारस में एक नया सिस्टम नहीं लाए, हमने लोगों को एक नया बयानिया नहीं दिया, हमने लोगों के जहनों में ये तसव्वुर नहीं डाला कि इस्लाम सही मानों में एक अमन, रवादारी, भाईचारे, अक़लियतों को हकूक़ देने का मज़हब है। और फिर हमने अपने मुल्क के लोगों के लिए और एवेन्यूज़, ना खेलों के, ना आर्ट के, ना म्यूज़िक के, वो कायम नहीं किए। ऐसे में जो सख्त गिर आवाज़ है या दहशतगर्दी की आवाज़ है, जैसे बुनियाद परस्ती का पैगाम है, ऐसे माशरे में बड़ा अच्छी तरह पनपता है कि नौजवान बच्चा है, इंसाफ उसको नहीं मिलता, वो देखता है कि उसके हाकिम जो हैं
वो एक उम्दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिश्वत के ज़रिए वो उनके पैसे बन रहे हैं, उसको फिर जो वरगलाने वाला आदमी कहता है कि आओ भाई ये ताकत के ज़रिए इस्लाम का नफाज करते हैं, तुम्हारा इसमें फ़ायदा होगा। तो ज़रूरत इसकी बात की है कि जब कि अब हमने मुल्क के अंदर से अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ठिकानों को ख़त्म कर दिया है। इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आज कोयटा में हुआ है, एक वहाँ के SSP शहीद हुए हैं, उससे पहले चमन में हुआ था। ख़त्म नहीं हुई लेकिन आपने उनकी कमर तोड़ दी है। जो बात आपने नहीं की, आपने नज़रियाती तौर पर लोगों का जहन नहीं बदला, आपने इस्लाम के सही जिसे एक रवादारी, इंसानियत, दोस्ती और हर कमज़ोर आदमी के साथ के हकूक़ की हिफाजत का पैगाम नहीं दिया। और फिर आपने अपने मुल्क के अंदर लोगों के लिए सहूलतें, जैसे मैंने कहा, सकाफ़त के ज़रिए उनको मशगूल रखना, नौजवानों को इतनी जगह देना कि वो कुछ मुस्बत काम कर सकें। अब उसके पास तो फिर एक ही चीज़ बाकी है, या वो अपना मोबाइल नेट उठ के सारा दिन उसको देखता रहता है, या फिर वो देखते हैं दहशतगर्द कौन सा बच्चा है जिसमें ऐसे जर्म्स हैं। तो नौजवान बड़े पढ़े लिखे लोगों को उकसाते हैं। आज मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि यूनिवर्सिटियों में दहशतगर्दी का जो असर है वो बढ़ रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटियों में भी अगर एक मुस्बत सोच जो है, एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक ऐसा माहौल हो जिसमें हर नज़रिए को जगह मिले। मैं बाएं बाजे से हूँ, दाएं बाजे से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या कह लें ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं लिबरल हूँ। सबको जगह दें ताकि मिलकर हम आपस में बहस करके एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुने, बंदूक से फैसला न करें। ये भी हुकूमत का काम है कि पाकिस्तानी माहौल में इख्तलाफ को अमन के साथ दूर करने की तरबियत दें, और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा सकाफ़ती विरसा है उसको फैलाएं और लोगों को शऊर दें कि वो सकाफ़त के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में हुस्न और सकाफ़त के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में खुशी का इजहार कर सकें। सही, ठीक है खालिद साहब, वक्त ख़त्म हो गया, आप लोगों को इजाज़त लेना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली साउंड करना है, दहशतगर्दी से पाक करना है, तो डेफिनेटली एक सहूलियात का फराहम करना, हुकूक का फराहम करना, उन हुकूक का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के नाम से आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक लिख दिए गए हैं, वो फराहम करना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से तमाम मुल्क नहीं बनता, पूरी के पूरे अवाम से मुल्क बनता है, और सबको साथ लेकर शाना बशाना लेकर चलना होगा, तभी जाकर हम लोग अपने तमाम चैलेंजेस से निमट सकेंगे। और इनसे निमटना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ विल की ज़रूरत चाहिए। हमारे आज के शो से इतना ही। ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक ट्विटर पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, हैव अ नाइस वीकेंड।